आइए आज आपका स्वागत करते हैं क्लास 9th के लेक्चर में। और ये क्लास 9th का एक सिंपल सा टॉपिक नहीं है। यहाँ से एक तरह से आप बायोलॉजी के अंदर जाते हैं, गल पर ध्यान रखें। यहाँ से आप बायोलॉजी की दुनिया में ट्रांसफ़र होते हैं। कहने का मतलब हो गया कि जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक अपने आप में समंदर है। कहने का मतलब हो गया कि सेल एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप होल बायोलॉजी से, होल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। ये कोई छोटा चैप्टर नहीं है। जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके कंटेंट बढ़ते जाएंगे। आप चूँकि क्लास 9th में हैं तो आज हम लोग इस लेक्चर में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर 9th का सीरीज आता रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए फिर 9th और 10th के लगभग सारे लेक्चर्स हमारे अवेलेबल रहेंगे। तो बायोलॉजी में या साइंस में, देखो साइंस होता क्या है। सबसे पहली बात इस बात पर जिक्र करते हैं। हम बार बार कहते हैं आप क्वेश्चन करो, आप क्लास में टीचर्स को परेशान करो। परेशान करने का तरीका बहुत आप ढूंढते हैं, बदमाशी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन क्वेश्चन करके आप तंग नहीं कर पाते हैं। जब आप क्वेश्चन करके तंग करने लगेगा तब आपको क्या होगा कि साइंस पढ़ने में आसानी होगा। जैसे सिंपल सी बात हम बताएं कि जब से आप जन्म लिए तब से साइंस ही है। इवन जन्म ना लेने से पहले जब आप एम्ब्रियो स्टेज में ही थे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही थे, उसी समय से बायोलॉजी आपके अगल बगल दौड़ना शुरू कर दिया था। बायोलॉजी का हर एक चीज़ होता क्या है, इस बात को समझिए कि जैसे कभी ना कभी आप देखे होंगे कि कोई हेलमेट पहन रहा है, तो आपके दिमाग में उस समय क्वेश्चन आना चाहिए था कि हेलमेट क्यों पहनना जरूरी है। तो जहाँ पर आप क्यों लगाए वहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट हो गया। अभी जो सारे क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं ये सारे कंसेप्ट आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप देखें कि किसी का हाथ कट गया, तो आप पूछ सकते थे कि किसी का हाथ क्यों कटा, तो पता चलेगा कि किसी नुकीले चीज़ से या किसी चीज़ से वार किया गया। तो किसी चीज़ से वार किया गया तो उसमें क्या था कि वहाँ से ब्लड निकला। तो जब किसी चीज़ को जानने की इच्छा रहेगी ना, तब आपके अंदर क्यों, क्या, काहे, कैसा आएगा। और ये जो क्यों, क्या, काहे, कैसा है, ये आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगा। यही आपको एक प्रॉपर स्टूडेंट का रूप दे पाएगा। ऐसे बहुत से बहुत आप कर पाइएगा तो आप नौकर बन पाइएगा, एक सरकारी नौकरी ले पाइएगा रट्टा मारकर, ठीक है। अगर आप रट्टा नहीं मारते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो नौकरी आपके पीछे रहेगी, आप आगे रहेंगे, आप मालिक होंगे, अपने आप का मालिक होंगे। क्यों? इसके पीछे एक कारण है। क्या होगा कि आप तब अपना ब्रेन डेवलप कर पाएंगे, और जब आपका ब्रेन डेवलप होगा तो आप किसी नए चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। और जब नए चीज़ों का निर्माण कीजिएगा ना, तब मजा आएगा। रटा रटाया चीज़ों को पढ़ने का कोई तरीका नहीं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहते हैं सेल। जैसे मान के चलिए सेल चैप्टर में, जैसे आपका जो नाम है बुक का जो स्टार्टिंग किया है वो लिखता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम सेल को समझने की कोशिश करें तो सेल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस है और उसकी लेंथ 10 मीटर है। किसी एक सब्सटेंस की लेंथ कितनी है? 10 मीटर है। किसी एक सब्सटेंस की लेंथ 10 मीटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप इक्वल में डिवीजन कर लीजिएगा। कहने का मतलब हो गया कि किसी सब्सटेंस का लेंथ जो है वो कितना है? 10 मीटर है। तो आप क्या देखिएगा कि अगर हम इसका पार्ट बनाना चाहें तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 4 1 5 इधर हो गया, 2 2 4 1 5 इधर हो गया। तो ये इसका पार्ट हो गया, ये यूनिट नहीं हुआ। ध्यान से सुनिएगा, ये इसका क्या हो गया? पार्ट। ये यूनिट नहीं है, ये क्या है? पार्ट है। कहने का मतलब कि किसी एक चीज को दो पार्ट में आसानी से बांटा जा सकता है, 4 पार्ट में भी बांटा जा सकता है, लेकिन पार्ट को भी बांटते एक ऐसा समय आएगा। अब जैसे ये 4 पार्ट हो गया, एक पार्ट इधर हो गया आपके पास, दूसरा पार्ट इधर हो गया आपके पास, तीसरा पार्ट इधर हो गया और चौथा पार्ट इधर हो गया। अब क्या किया जा सकता है यहाँ से, इस पार्ट को भी डिवीजन किया जा सकता है, कभी इधर से कभी उधर से। समझ में आ रहा है मेरे बात? तो क्या होगा, हम डिवीजन की बात कर रहे हैं, हम इक्वल डिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं। आप साइमेट्री मत देखिएगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब हुआ कि कभी ना कभी एक ऐसा क्रम आएगा जो लास्ट में एक सिंगल पीस बच जाएगा। जैसे मान लीजिए बहुत से बहुत हम किए तो ये 5 और 5 में बट गया। कितने में बट गया? जिसका 10 था, ये 10 को हम दो भागों में बांटे, 5 और 5 में, ठीक है। अब इस 5 को बांटे 2.5 में और 2.5 में, फिर इसका भी डिवीजन हुआ 2.5 और
2.5, फिर इसका भी डिवीजन, फिर इसका भी डिवीजन। एक ऐसा समय आएगा जहां जाकर ये बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि एक समय में हम इसको सिंगल सिंगल डिवीजन करेंगे तो आपके पास 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब समझिए कि अगर कोई चीज 5 केजी है, अगर किसी चीज का वैल्यू 5 केजी है, ठीक है, तो 5 केजी है, इसका मतलब वो 1 केजी का 5 टाइम्स होगा। तो 1 केजी को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, 5 केजी को तो आप डिफाइन कर दिए। 1 केजी क्या है? माना गया वैल्यू है, ठीक है। 1 केजी क्या है? माना गया एक वैल्यू है। ठीक इसी तरह से क्या है? इसी तरह से क्या है? यूनिट है, यूनिट है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिट है सेल। सेल क्या है? यूनिट है। सेल क्या है? यूनिट है। ऑर्गन नहीं है, पार्ट नहीं है, इट इज द यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए यहाँ पर यूनिट लिखते हैं, यहाँ पर पार्ट या ऑर्गन नहीं लिखा होता है। पहली बात मेरा समझ में आ रहा है आपको? सेल का मतलब आप समझ पा रहे हैं? सेल का टेक्निकल नेम जो होता है उसको साइटो कहते हैं। उसका टेक्निकल नेम क्या होता है? साइटो। उसका टेक्निकल नेम क्या होता है? साइटो। देखिए, अगर हम लोग बायो पढ़ते हैं, यानी अगर बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं? बायोलॉजिस्ट। ठीक है, तो किसी चीज का स्टडी क्या कहलाता है? उसमें लॉजी लगा दीजिए। लोगस मतलब होता है स्टडी करना, तो बायो में लॉजी लगा तो बायोलॉजी बन गया। बायो में लॉजी लगा, बायोलॉजी बन गया। तो यानी अब बायोलॉजी पढ़ने वाला बायोलॉजिस्ट हो गया, बायोलॉजी पढ़ने वाला बायोलॉजिस्ट हो गया, बायोलॉजी पढ़ने वाला बायोलॉजिस्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार सेल को स्टडी करने को क्या कहेंगे? द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को पूछेगा तो क्या आप समझा सकते हैं? जैसे बायो के पढ़ने को बायोलॉजी कहते हैं, ठीक उसी तरह सेल के पढ़ने के विधि को साइटोलॉजी कहते हैं। अब जैसे बायोलॉजी पढ़ने वाला बायोलॉजिस्ट होता है, साइटोलॉजी पढ़ने वाला साइटोलॉजिस्ट होगा, साइटोलॉजी पढ़ने वाले साइटोलॉजिस्ट होंगे। कितना बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? साइटोलॉजिस्ट की तरह पढ़ेंगे। अभी हम लोग किसके तरह पढ़ेंगे? साइटोलॉजिस्ट। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग सेल का स्टडी करेंगे, और स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। यानी अभी जो बायोलॉजी में क्लास 9 का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो अंडर द ब्रांच ऑफ साइटोलॉजी आता है। इतना बात समझ में आ रहा है? इसको मिटा दे। इतना बात समझ, हाँ, जो लिखना है नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब आइए, अब दूसरे तरीके से अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो सेल आप किसको कह सकते हैं? समझिए, जैसे मान के चलिए आप एटम का नाम सुन रखे हैं। आप किसका नाम सुन रखे हैं? एटम। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, तो एटम का जो नाम आप सुन रखे हैं ये क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। यानी ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसका डिवीजन अब संभव नहीं है। वो अलग बात है कि आगे जाकर हम लोग खोज करते गए, चाहे इलेक्ट्रॉन का खोज करें, प्रोटॉन का खोज करें या न्यूट्रॉन का खोज करें, लेकिन एक फर्दर समय तक एटम नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि उस समय ये देखा गया कि एक लास्ट स्टेज ऑफ डिवीजन आ गया, यानी यहाँ से अब डिवीजन होना संभव नहीं है, तो इसका नाम एटम पड़ गया। फिर जैसे एटम मिला, एटम आपस में ज्वाइन हुआ, तब जाकर ये आपको क्या दिया? मॉलिक्यूल दिया। ये आपको जाकर क्या दिया? मॉलिक्यूल दिया। ये आपको जाकर क्या दिया? मॉलिक्यूल दिया। फिर मॉलिक्यूल जब कंबाइन हुआ तो ये जाके आपको कंपाउंड दिया। कंपाउंड कंबाइन हुआ, एक मेटल का फॉर्मेशन हुआ। इतना बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक इसी तरह से क्या होता है कि जो इधर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, यही समझिए, जो इधर एटम है ना, वही बायोलॉजी में सेल है। अब समझ में आया? जो इधर एटम है वही बायोलॉजी में सेल है। जब सेल और सेल मिला ना, तब जाकर टिश्यू का निर्माण हुआ। जब सेल और सेल मिला तो किसका निर्माण हुआ? टिश्यू का निर्माण हुआ। और जब टिश्यू और टिश्यू मिला ना, तब जाकर ऑर्गन का निर्माण हुआ। तब किसका निर्माण हुआ? ऑर्गन का। और जब ऑर्गन और ऑर्गन मिला ना, तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? ऑर्गन सिस्टम का। और जब ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हुआ ना, बहुत सारे ऑर्गन मिलने के बाद आपको क्या मिलते हैं? ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं। और जब ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक प्लेनेट पर रहने लगते हैं, तब पॉपुलेशन और डाइवर्सिटी का निर्माण होता है। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? बोलिए राजा राम जी महाराज की जय। कहने का मतलब कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर बॉडी। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये कोई ऑर्गन नहीं है, ये एक यूनिट है जिससे किसी भी चीज का निर्माण हुआ रहेगा। जैसे अभी आप जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, अभी जिस बिल्डिंग में आप बैठे हुए हैं, इसमें क्या है कि एक ईंट पर सबसे पहला
फॉर्मेशन तो ईंट से ही हुआ है, ईंट के बाद किसी चीज को आया। हालांकि वो अलग बात है, शायर अपने अपने अंदाज में कहते हैं कि ईंट को घमंड है कि इमारतें मुझ पर टिकी हुई है। ईंट को घमंड है कि इमारतें मुझ पर टिकी हुई है, जरा उसे याद दिलाओ सीमेंट कौन है। यानी जैसे अगर सीमेंट हटा देंगे तो सारा का सारा ईंटा धड़मड़ा के गिर जाएगा। जिस तरह से एक घर में सारा श्रेय माँ को दिया जाता है और बाबूजी का काम छिप जाता है, ठीक उसी तरह से क्या होता है कि बिल्डिंग बनाने में सीमेंट छिप जाता है और ईंटा को श्रेय जाता है, ईंटा से दीवार बना, दीवार से ये बना। समझ में आ रहा है मेरे बात? तो कहने का मतलब हो गया कि सेल इज योर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप इस लाइन को समझे क्या? इस लाइन को समझने में कहीं दिक्कत है क्या? अभी हम बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। इस लाइन को समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए सेल को समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या साइंटिस्ट क्या किए होंगे, इस बात को थोड़ा जानते हैं। यानी थोड़ा सा हम लोग बैकयार्ड में चलते हैं। बैकयार्ड कहने का मतलब हम 1665 की तरफ मूव करते हैं। किधर मूव कर रहे हैं? 1665। हम लोग सेल को समझने के लिए किधर जा रहे हैं? 1665 में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? 1665 में जा रहे हैं। तो देखिए सेल के भी अलग अलग लक्षण होते हैं। कोई सेल छोटा होता है, कोई सेल बड़ा होता है, कोई सेल लंबा होता है, कोई सेल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो सेल अपने अपने साइज के हिसाब से होते हैं। आपको जो दो मेन बात यहाँ नहीं फंसना होगा, वो लॉन्ग एंड लार्ज में जमीन आसमान का अंतर होता है मेरे दोस्त। लॉन्ग और लार्ज में जमीन आसमान का अंतर होता है। कोई लंबा है, कोई बड़ा है। जैसे अभी तू मेरा छोटा भाई है ना, इधर यहाँ तू मेरा है छोटा भाई, लेकिन तुम हाइट में हमसे क्या हो रहा है? खड़ा हो जा। हाइट में तुम हमसे क्या हो रहा है? लंबा हो रहा है। तो तुम लंबा है, लेकिन बड़ा कौन है? बड़ा हम है। जा बैठ। बड़ा कौन है? बड़ा हम है। तो इस तरह से क्या तुम देख पा रहा है कि जरूरी नहीं है जो चीज लंबा होगा वो चीज बड़ा होगा। लंबाई जो होता है ना वो हाइट का होता है। लंबाई क्या चीज का होता है? हाइट का। और बड़ा जो होता है ना वो चौड़ाई का होता है। कोई चीज इतना बड़ा था, लंबा चीज को आप पकड़ सकते हैं, बड़ा चीज को आप नहीं पकड़ सकते। समझ आ रहा बात? ठीक इसी तरह से क्या है कि अब हम लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं 1665 की घटना। किसकी घटना है ये? 1665 की घटना है। और ये घटना कहाँ घटती है? तो स्टडी ऑफ स्लाइस ऑफ कॉर्क। जब स्लाइस ऑफ कॉर्क पर अध्ययन कर रहे होते हैं कौन? रॉबर्ट हुक। कौन अध्ययन कर रहे होते हैं? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है 1665 में अपने बनाए गए, अपने द्वारा सेल्फ मेड, अपने द्वारा निर्मित, स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप के मदद से क्या कर रहे थे? वो स्टडी कर रहे थे, वो अध्ययन कर रहे थे। किस पर अध्ययन कर रहे थे? स्लाइस ऑफ कॉर्क पर अध्ययन कर रहे थे। स्लाइस ऑफ कॉर्क पर जब वो अध्ययन कर रहे थे तो उनको क्या दिखा कि छोटा छोटा कंपार्टमेंट दिखा। कंपार्टमेंट कहने का मतलब कुछ इस तरह से दिखा। ठीक है, और वो जो उनको दिखा वो उनको लगा, उस समय ये कंपार्टमेंट नहीं था, उनको ये लगा कि ये भैया हनी कॉम्ब से मिलता है। ये स्ट्रक्चर किससे मिलता है? हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब का मतलब हुआ मधुमक्खी का छाता। यानी ये मधुमक्खी के छाते से मिलते जुलते हैं। जैसे आप मधुमक्खी का छाता देखिएगा, कितना छोटा बहुत तारा रहता है ना, मधुमक्खी आता है चला जाता है। ठीक इसी तरह से ये तो हम आपको लार्ज दिखा रहे हैं कि आप इसको समझ पाए, लेकिन वो बहुत छोटा फाइन स्ट्रक्चर था। अब इसमें क्या है कि ये जो एक सिंगल कंपार्टमेंट है ना, ये एक सिंगल कंपार्टमेंट है, इसके लिए लैटिन में उस समय यूज होता था सेल। सेल का मतलब लैटिन शब्द में होता है स्मॉल रूम, लिटिल रूम, छोटा सा कमरा। समझ में आ रहा है? तो इस छोटे से कमरे के लिए सेल शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। किसका इस्तेमाल किया जाता था? सेल शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए अब इसका नाम उन्होंने सेल रख दिया। किन्होंने? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन आगे चलकर पता चला कि ये सेल ससुरा मरा हुआ था। ये सेल क्या था? मरा हुआ था। यानी डेड सेल का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? तो 1665 में किया। किस चीज में किया? तो स्लाइस ऑफ कॉर्क में किया। कोई पूछ दे कॉर्क क्या होता है, तो कॉर्क एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पेड़ के बार्क से मिलता है, बार्क ऑफ ट्री, यानी पेड़ के छाल में ये प्रेजेंट होता है। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझने में कोई दिक्कत, किसी प्रकार का परेशानी नहीं। अब क्या हो गया
आगे चलकर आपको अभी क्या लग रहा होगा कि कितना आसान बात है कि एक पेड़ के छिलका से कोई चीज मिला, उसको माइक्रोस्कोप से देखा, जो दिखा उसका नाम दे दिया। नहीं, ये देखने में आपको बहुत सिंपल लगता है, आपको ये चीज अर्थहीन लगता है, मतलब वैल्यूलेस लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर इसके गहराई में जाइएगा तो उसी समय से डाइवर्सिटी चलना स्टार्ट हुआ, उसी समय से हिस्ट्री में रिवॉल्यूशन आना शुरू हुआ, और रिवॉल्यूशन ऐसा आया कि आज तक हम लोग उसको बायोलॉजी के नाम से ही पढ़ते आए हैं, सॉरी सेल के नाम से ही जानते आए हैं, और आगे भी इसको सेल के नाम से ही पढ़ते रहे। मेरी बात को समझ पाए? अब सेल की बात यह है तो सेल का कुछ फैक्ट हम आपको दे दें, सेल का कुछ फैक्ट हम आपको दे दें। देखिए ये तो डेड सेल था, लेकिन एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक ने क्या बोले, एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक ने 1665 में, कब की बात कर रहे हैं, सॉरी 1674 में, 1665 में पहला घटना घटा और ये ससुरा मर गया, मतलब सेल मरा हुआ था, इसीलिए बोल रहे हैं मर गया। ऐसा मत समझना कि 1665 में रॉबर्ट हुक साहब चले गए, ऐसा मेरा कोई राय नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री की इसी की तैसी कर दिया गया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, सवाल को समझिए। मैं कह रहा हूँ कि 1665 में डेड सेल का खोज किया गया रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा, कोई दिक्कत? फिर इनके कुछ दिनों बाद 1674 में लिविंग सेल का खोज किया जाता है, और इस लिविंग सेल का खोज करते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। कोई दिक्कत? यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? आइए अब हम आपको सेल का कुछ फैक्ट देते हैं। सेल का फैक्ट कहने का मतलब कि सेल के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। हमने आपको बताया कि सेल को हम लोग साइटो कहते हैं, टेक्निकल नेम उसका साइटो। अगर अध्ययन करने की बात चलेगी तो उसको साइटोलॉजी कहेंगे, जो लोग उसको अध्ययन कर रहे होंगे उसको साइटोलॉजिस्ट कहेंगे। और ऐसा सेल जो सबसे छोटा सेल होगा, स्मॉलेस्ट सेल यानी सबसे छोटी, एक तो सेल सबसे छोटा, अब उसमें भी सबसे छोटा सेल, समझा ना बात? तो ऐसा सेल जो होगा, जैसे अगर मान लो 10 को छोटा लड़का है, 10 को छोटा घर है एक कस्बा में, तो 10 को छोटा घर है, उसमें से भी सबसे छोटा अगर कोई होगा, सब गरीब है लेकिन सबसे ज्यादा गरीब जो भूखमरी से मर रहा है, जिसके पास खाने के लिए नहीं कुछ है, तो कहने का मतलब स्मॉलेस्ट सेल जो होते हैं उसको कहते हैं माइकोप्लाज्म। उसको क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्म। कोई पूछे स्मॉलेस्ट सेल का नाम है बउआ, उसको कहते हैं माइकोप्लाज्म। उसको क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्म। अगर कोई पूछ दे लार्जेस्ट सेल, अगर कोई पूछ दे लार्जेस्ट सेल तो क्या बोलेंगे? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अगर कोई पूछ दे लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन, ह्यूमन में सबसे लंबा सेल जो होता है वो क्या होता है? न्यूरॉन सेल। क्या होता है? न्यूरॉन सेल। क्या होता है? न्यूरॉन सेल। अगर पूछ दे स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग्स में, हम लोगों के शरीर में सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, तो क्या बोलेंगे? स्पर्म सेल। कौन सा सेल? स्पर्म सेल। अगर पूछ दे लार्जेस्ट सेल हम लोग के शरीर में कौन सा होता है इन ह्यूमन बीइंग्स, क्या होगा? ओवम। क्या होगा? ओवम, यानी अंडाणु जिसको कहते हैं, ओवम फीमेल में होता है। किसमें होता है? फीमेल में होता है, ठीक है। ऐसे ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। अब देखिए अगर हमसे पूछ दे फास्टेस्ट डिविजिबल सेल, यानी ऐसा सेल का कोई पार्ट या ऑर्गन का कोई पार्ट जिसके पास सेल निर्माण की गति बहुत तेज हो, यानी वो चीता के रफ्तार से मान के चलिए सेल डिवीजन करता हो, क्या कहेंगे उसको? लीवर अपने सेल, अपने क्षतिपूर्ति को खुद से पूरा कर सकता है, इसको किसी का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कोई राहत था कि कोई राहत नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता है। आप प्रपोजल एक्सेप्ट कीजिए, रिजेक्ट कीजिए, उसको कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे ही चलेगा जैसे ही चलता रहा, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द बेस्ट रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान ये बचा के रखता है, ठीक है, समझा ना बात? चलिए अब देखिए ऐसा सेल जो डिविजिबल नहीं होता है, नॉन डिवाइडिंग सेल वो होता है न्यूरॉन सेल। वो क्या होता है? न्यूरॉन सेल। वो क्या होता है? न्यूरॉन सेल। क्या होता है? न्यूरॉन सेल। देखिए हम एक बात आपको बताते हैं, सब मोह माया है,
जितना भी सिस्टम आप देख रहे हैं, जितना भी फर्निशिंग आप देख रहे हैं, जितना भी टीवी टेलीविजन पर आपको दृश्य दिखाया जाता है, सब फिक्सिशियस है। क्या है? सब फिक्सिशियस घटना है। कहने का मतलब है कि सारे के सारे एक काल्पनिक घटना है। सारे के सारे क्या है? काल्पनिक घटना है। वो बस फिल्म में सुंदर लगता है, फिल्म में देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। माथा फोड़ दिया फिर भी हीरो चल रहा है, समझ में आ रहा है? अगर मान लो अगर तुमको जीवित रहना है, अगर तुमको जीवित रहना है, इस न्यूरॉन सेल को अच्छे से बचा के रखना पड़ेगा। यानी अगर मान के चलिए फट गया तो ये तो नॉन डिवाइडिंग सेल है, अब तो डिवाइड करेगा नहीं, और डिवाइड नहीं करेगा तो आएगा नहीं, वो नहीं आएगा तो चला जाएगा। तब ये क्या करेगा? तब आपका बॉडी कहेगा जिए तो जिए कैसे बिना आपके। नहीं समझ में आया? जिए तो जिए कैसे बिना न्यूरॉन सेल के। समझ में आ गया? न्यूरॉन सेल रहना अति आवश्यक है। बिना न्यूरॉन सेल का सिस्टम गड़बड़ आ जाएगा, तो ऊपर चल जाइएगा, समझा? परमानेंटली ऊपर जाएगा, वहाँ कोई रिवाइव नहीं देगा। पबजी पर जो चल रहे हैं वहाँ कोई रिवाइव देने वाला नहीं है, ठीक है। एकदम ये डार्क होल हो गया, यहाँ से कोई रजिस्ट्री नहीं होता है, वहाँ बुक है, परमानेंट है, ठीक है। इसलिए हमेशा कहा जाता है प्रोटेक्शन में चलिए। हमारी बात को समझे, आप सेल को समझे। सेल को समझने में कोई दिक्कत हुआ इसको लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग एक टेम्पोररी सेल को देखने की कोशिश करते हैं। वो आपका चैप्टर 5.1 में जो एक्टिविटी 5.1 दिया हुआ है, उस एक्टिविटी में उन्होंने यही किया है। ओनियन के पील से, कहने का मतलब प्याज के छिलके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्याज का एक टुकड़ा लीजिए, ठीक है, ठीक है। कहता है बाय द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स के मदद से, यानी चिमटा के मदद से इसके कॉनकेव पार्ट से क्या कीजिए, एक छिलका ले लीजिए और वॉच ग्लास में डालिए। कहाँ डालने का? वॉच ग्लास। कहाँ डालना है उसको? वॉच ग्लास। अब वॉच ग्लास में जब इसको डालिएगा तो ये आपको श्योर करना होगा कि उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए, यानी उसमें वाटर क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि ये या तो सूखे नहीं, अब कोई चीज़ सूखे तो वो सिकुड़ेगा, तो ये सिकुड़े भी नहीं और सूखे भी नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें वाटर डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? वाटर डालना पड़ेगा। अब कहता है कि थोड़े देर बाद इसको क्या कीजिए, एक ग्लास स्लाइड लीजिए और उस पर डालिए, इसको निकालिए, ठीक है, इस पर डालिए, ठीक है, ठीक है। अब कहा कि उस जो टुकड़े को इस पर डाले हैं ना, हाँ, उससे पहले, इस पर डालने से पहले आपको यहाँ पर कुछ पानी डालना होगा, यानी 1-2 बूंद पानी गिरा दीजिए, ताकि ये तो चिपके भी नहीं और सूखे भी नहीं। बार बार यही दिमाग रखना है कि ये सूखे नहीं, ठीक है। अब कहता है इस पर 1-2 ड्रॉप सफरानीन डालिए। 1-2 ड्रॉप क्या कीजिए? सफरानीन डालिए। अब क्या कहा कि अब इसको ऑब्जर्व कीजिए टीचर के सहायता से, लेकिन ध्यान देना है कि सिकुड़ना नहीं है, हमेशा सीधा रहेगा। अब कहा कि इसको कवर कर दीजिए, कवर स्लिप से क्या कीजिए? इसको कवर कर दीजिए। कवर करने के लिए वो आपको कहता है कि आप किसी सुई का मदद ले सकते हैं या स्मॉल ब्रश का सहायता ले सकते हैं। कितना बात समझ में आ रहा है? तो अब क्या हो गया कि इसको आपको ध्यान रखना है कि ये सीधा रहना चाहिए, कैसे भी है, ताकि आप जिस समय स्टडी कीजिए तो टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तब जो आपको ये दिखेगा, ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो दिखेगा आपको, ये जो स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व कीजिएगा, कब? 2 अलग अलग माइक्रोस्कोप में। एक ऐसा माइक्रोस्कोप जो लो पावर का होगा, एक दूसरा माइक्रोस्कोप जो हाई पावर का होगा। दोनों माइक्रोस्कोप का जो आप विजन लीजिएगा वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और ये जो आप देखिएगा, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। और ये जो कंपार्टमेंट आपको दिख रहा है, ये कंपार्टमेंट ही सेल है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है, समहाउ ये हनीकॉम्ब की तरह आपको दिखता है। इसीलिए अभी जानेंगे इस सेल का दूसरा डेफिनेशन क्या है। समझ में आया? देखिए, हम दूसरे डेफिनेशन की बात कर रहे थे, तो दूसरा डेफिनेशन जो इसका होगा तो क्या होगा? सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
देखिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल से यहाँ क्या मतलब है, इस बात को समझिए। स्ट्रक्चरल मतलब कहने का हुआ कि इस सेल के पास अपना एक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि रॉबर्ट हुक साहब को हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर नजर आया, इसी तरह से उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा। इतना बात समझ में आया। अब कहता है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपको हम पता है कि आपका शरीर जितना काम कर पाता है ना, आपका शरीर जितना काम कर पाता है उतना ही काम एक सेल भी करता है। अगर वो सेल नहीं कर पाएगा ना तो सेल का एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा, सेल का वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा, तो वो आपके बॉडी में नहीं आएगा। आपके बॉडी में नहीं आएगा तो आप उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाइएगा। इसका मतलब अगर सेल का फंक्शन करवाना शुरू होगा तो पूरे बॉडी का फंक्शन करवाने का जिम्मेदारी इसके पास रहता है। जैसे अगर मान लीजिए बिल्डिंग खड़ा है और नीचे वाला ईटा खराब हो जाए, नीचे वाला ईटा खराब हो जाए, नीचे आजा जल्दी, नीचे वाला ईटा खराब हो जाए, तब ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा कि पूरा का पूरा बिल्डिंग गिरने का डर होने लगेगा। समझ में आ रहा है मेरा बात, मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? तो ठीक इसी तरह से क्या है यहाँ पर कि अभी इसका फंक्शन उतना सारा होगा जो सारा फंक्शन हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए सेल के शेप में चेंज आता है, सेल के शेप में चेंज आता है किसी भी वजह से, या इसमें पानी आने के वजह से, या किसी भी चीज के आने के वजह से, या जाने के वजह से, तो आप याद